नीतीश जी बहुत ही सुदृढ़ पॉलिटिशियन है और उनके सूझबूझ को पूरा बिहार की जनता ने माना है, देश के लोगों ने भी उनके कार्य को देखा है। और निश्चित तौर पे नीतीश जी किसी के कहने और बहकावे में आने वाले नहीं है, उनका अपना विचार है। और जिस तरीके से भाई कह रहे थे 2020 में माननीय नीतीश कुमार जी ने ये कहा मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि साहब चूंकि संख्या के हिसाब से बीजेपी की बड़ी पार्टी बन के आई है, आप मुख्यमंत्री बनिए और हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव जीत कर आए हैं, संख्या निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी और आपके नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, ये बात कही गई थी नीतीश कुमार की बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश जी ने खुद कहा कि आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो ये सब कुछ गुड जेस्चर के साथ हो रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने पद को छोड़ने की एक जो बात है वो कह दी कि ठीक है हम सीएम नहीं बनेंगे, जो बीजेपी है नहीं आप ही बनिए, और अब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा भेजते हैं उनके बेटे को लेकर के आते, तो सब कुछ क्या गुड जेस्चर के बीच में है? नहीं, देखिए, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नीतीश जी के लिए गुड जेस्चर में हो, पार्टी के लिए गुड जेस्चर में हो, पर जो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है उनके लिए जेस्चर ठीक नहीं है। उनके लिए थोड़ा चीजें अलग दिखाई पड़ रही है। जो बिहार की जनता जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का चेहरा, उनके कार्यों को लेकर अगर वोट दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें सहयोग रहा है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ यहाँ दिख रहा है। इस वजह से एक प्रयास जो छोटा सा मैं समझता हूँ कि इसको गुड जेस्चर कहेंगे आंतरिक स्तर पे, सबसे पब्लिक डोमेन पे देखा जाए तो ये गुड जेस्चर नहीं दिख रहा है। मतलब पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, जनता दल यूनाइटेड पे देखिए कितना विरोध है। वो विरोध स्पष्ट कर रहा है कि भाई पार्टी किसी एक व्यक्ति की थोड़ी ना है, पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार इज अ फ्रंट फेस, दैट इज करेक्ट, वो सही है, मगर उसके अंदर जो पार्टी एक पूरी संगठन, उसके कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो आज वो कार्यकर्ता निराश है, अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अनंत जी, देखिए गुड जेस्चर की बात कर रहे हैं, आपने भी बताया क्या जो है वो मैंडेट आने के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद हुआ, लेकिन जनता तो और साथी कार्यकर्ता नाराज है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी जिस स्थान पर रहे उस स्थान पे अगर उसकी विदाई हो तो बहुत सुंदर तरीके से विदाई हो। तो नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पे ये सोचा होगा, और जो उनका एग्जिट प्लान है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये चाहती है कि नीतीश जी का जो बिहार से एग्जिट हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, और अगला जो उनका कदम हो वो देश हित में हो। इसी एग्जिट आप बता दे रहे हैं, क्या उनको निकाल ही देंगे? नहीं, ये उनका अपना प्लान है, ये माननीय नीतीश जी का प्लान है। नीतीश जी का स्वयं का ये विचार है और उन्होंने स्वयं ही एक्स पर आकर लिखा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा एनडीए का कार्यकर्ता होगा, और ये एनडीए तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपसे मृगेंद्र जी इस बात को कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चलिए इस पर तो निगाहें हैं। चाणक्य की धरती पर नीतीश कुमार क्या फंस गए? क्योंकि अब तक हम देखते थे खेला हॉबे में, क्योंकि बंगाल को भी मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, उसमें हम अक्सर देखते थे कि नीतीश कुमार, उनको सीएम बनना है वो पार्टी बदल देते थे, यानी कब किसकी सरकार गिरा दे पता नहीं। आज क्या उन्हीं के साथ खेला हो गया? नहीं, उनके साथ खेला बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार जी बहुत ही जो है दक्ष हैं राजनीति के अंदर। उन्होंने बहुत सी पार्टियां बदली हैं, बहुत सी अलायंस बनाई है, जयप्रकाश नारायण से लेकर समता पार्टी बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बाद में फ्रेंडी से अलायंस बनाई। अब आप देखिए, उन्होंने जितना मांझी को सीएम बनाया था तब भी पद छोड़ दिया था, फिर वो बाद में फिर आगे थे। तो नीतीश जी जो है, उनको जब स्वयं लग रहा है कि वो जो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए 85 जो है इनके विधायक अभी भी हैं जेडीयू के, तो वो उनकी ही गाइडेंस में काम करेंगे। उनके बिना सरकार बीजेपी की जो है, अगर बनती भी है, कोई अगर सीएम बनता है तो सरकार नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और विचारधारा जो है, दूसरा जो ओबीसी वर्ग है उसके मन में आज भी नीतीश की जो वैल्यू है वो अभी बीजेपी के अंदर नहीं आई है। तो समय के साथ जो है बीजेपी उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हुई है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही हुई है। अच्छा, जो बेटे हैं उनको क्या पद मिल सकता है? आपको क्या अंदेशा एक लग रहा है? देखिए, राजनीति में जब व्यक्ति सीएम बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उसकी सपोर्ट कितनी है पार्टी के अंदर। दूसरा, जो और पार्टी है वो कितना सपोर्ट करी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉलिटिकली कितना दक्ष है, क्या वो सबको मैनेज साथ लेके चल सकता है, उसका कोई विजन है और वो मैनेजमेंट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को वो हैंडल कर सकता है। तो नीतीश जी के मुकाबले अगर देखा जाए ना, तो उनके बेटे में वो क्वालिटीज़ बहुत कम है। इसका एग्जांपल हम पंजाब में भी देख सकते हैं। सुखबीर बादल जो है वो एक बार भी सीएम नहीं बन पाए और फ्यूचर में मुझे लगता है नहीं बने, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल बहुत एक्टिव थे जी, वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा। तो मुझे लगता है कि इनके बेटे का तो होल्ड नहीं रहेगा, पर जेडीयू का होल्ड बना रहेगा। अभी समय के साथ जो है स्थिति जो है, लेकिन अब तो सुखबीर सिंह बादल की चीजें बदल सकती है ना। अब तो अगर जीत गए तब तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुश्किल ही है, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका होल्ड ही नहीं है अपनी जो पार्टी के ऊपर है। जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनके 40 साल पुराने, उनकी जो है फेथ है। तो पूरी तरह से बादल परिवार को क्लीन चिट ही दे दिया है कि भाई आप तो आ ही नहीं सकते अब सत्ता में यहाँ पर। चुनाव के टाइम पे जो हवा दी गई थी उनके बेटे को लेके, भाई ये फ्यूचर आने वाले माहौल जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? बीजेपी ने पहले ही बताया था ना कि बस आपका हो गया समय। उन्हें पहले हवा इसलिए बनाई थी, बेटे के लिए बनाई थी। क्यों बनाई थी?
कार्यकर्ता भी बोल रहे थे आएगा। इसमें मृगेंद्र जी, हाँ देखिए पोस्टर जो लगते हैं हाँ वो आपके जिला जो स्तर के कार्यकर्ता भी लगा देते हैं, विधानसभा स्तर के लगाए। अब देखिए पूछे थोड़ी ना ऐसा नहीं लगाए होता, हैं। नहीं कुछ कार्य भाई साहब ऐसा है कुछ चीजें जो होती हैं वो लोकल लेवल कार्यकर्ता अपने आप कर देता है अपने आकाओं को खुश करने के लिए। देखिए जो सेंट्रल लेवल, भाई साहब बात समझिए, पूरी बात तो बोलने दीजिए ना मुझे, बाद में बात करना, मैं आंसर करूं पहले। भाई जो सेंट्रल लेवल पे जो प्लानिंग होती है किसी पार्टी की, वो आप लोकल लेवल पे थोड़ी डिस्क्लोज कर देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आप सेंट्रल लेवल की प्लानिंग की बात कर रहे हो कि लोकल लेवल कार्यकर्ता को पहले ही पता थी, उसे डिस्क्लोज कर दी। अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। लोकल लेवल पे बहुत, आप देखिए कि एक पार्टी के अंदर भी कोई कहती है हमारा जो विधायक सीएम बनेगा, जब इलेक्शन रिजल्ट आता है ना तो हर विधानसभा का व्यक्ति कहता है हमारा सीएम बनेगा, पोस्टर लगा देते हैं नेक्स्ट सीएम। भाई साहब ऐसा नहीं होता। जो सेंट्रल तो 25 से 30 का जो लगाया गया था पोस्टर, वो भी क्या बरगलाने के लिए ही था? वो या उसमें कुछ हकीकत थी? ऐसा है, कुछ क्या होता है कि आउट ऑफ जो है ज्यादा डिवोशन होती है कार्यकर्ताओं में, वो लगा देते हैं। डिवोशन की वजह से उन्होंने बहुत अपने नेता को मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले निशांत के बारे में बोला गया था उन्हें राज्यसभा सीट दी जाएगी, ये बात ये सच है या नहीं है? बीजेपी से ये डील चली थी नहीं चल रही थी आपकी कि हम निशांत को बनाएंगे? जब नीतीश ने अड़ गए कि मैं रहूंगा, अभी मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, तब इनको लगा, शाह जी को लगा कि ये लंबा खींच नहीं। इसका जवाब है। देखिए किरण जी, हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अभी जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी तक तो वो जनता दल यूनाइटेड के अभी मेंबर भी नहीं बने हैं। ये तो पता नहीं बाद में क्या होगा। और निश्चित तौर पे नीतीश जी की पार्टी है, नीतीश जी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जेडीयू हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पूरा ही एनडीए का अगर कोई एलाई रहा है और है तो वो जेडीयू है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। और निश्चित तौर पे बिहार में जो होने जा रहा है, ये बिहार की जनता भी देख रही है और बिहार के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को ये है कि बीजेपी और जेडीयू और चाहे मांझी जी की हम हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के आरएलएम हो, सारे लोग मिलकर जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर जो 2025 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था और जो हमें आशीर्वाद मिला है बिहार की जनता के तहत, वो बिहार की जनता को हम निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने वोट दिया था, उन वोटों का जो हमारा संकल्प था, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, उन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए, तो एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार की चर्चा ज्यादा, क्योंकि बिहार की बात हो, नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे में मुझे बताइएगा, अगला मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसको देख रहे हैं और क्या आप कह सकते हैं? देखिए, अभी अगला मुख्यमंत्री कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न शुरू से रहा है बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न है। उत्तर प्रदेश उठाइए, कोई भी या अपना नेशनल प्रेसिडेंट बनाना हो उनको, उनका पैटर्न बड़ा अलग रहता है। तो वो अभी निर्धारित नहीं है। हो सकता है उत्तर बिहार में कोई एक नया चेहरा है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक बीजेपी को जिस रणनीति से पूरी व्यवस्थित हुई है कि अंतिम दौर में नीतीश को हटाना और फिर एक डिप्टी सीएम का, ये तो शुरुआती दौर है सर। मैं तो ये मानूंगा कि अब मतलब मैं तो कह रही हूँ, चुनाव से पहले हम देखते हैं कि इस तरह का परिवर्तन होता है। हरियाणा में भी देखा, कई जगहों पे देखा, ये तो मतलब चुनाव के बाद हो गया परिवर्तन। अब मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी का मानना है कि उनको मार्गदर्शन आगे मंडल में भेजा जाए। केंद्र में मोदी जी के साथ टीम में रह के कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ युवाओं की जो यूथ की बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसके ओर फोकस्ड है। और बिहार में भी एक युवा चेहरा आने वाले समय में दिखेगा, जो मेरा मानना है। तो युवा चेहरा कौन देख रहे हैं बिहार में बीजेपी की तरफ से? कि बीजेपी जो है अपना सीएम अच्छा, युवा चेहरा तो एक बेटे भी तो हो गए, निशांत भी तो हो गए ना, तो वो भी तो बन सकते हैं सीएम। नहीं, चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान तो मुश्किल ही है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है ना, हाँ। जब सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेगी तो वो केवल जेडीयू को नहीं देखेगी, उसको जो है आरजेडी को भी देखना है। कल को उनको यादव को भी जो है खुश रखना है, क्योंकि 15% पॉपुलेशन यादव की है। मतलब जातीय समीकरण बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है साधा गया है। बिल्कुल साधा जाएगा। तो डिटेल में थोड़ा बताइए, जातीय समीकरण क्या कुछ है बिहार, देखिए और इससे कौन सा चुनाव सधेगा, ये भी बताइएगा। देखिए बीजेपी हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म का सोच के चलती है। तो अभी नीतीश जी तो देखिए वो एक तरह से निकल ही रहे हैं राजनीति से, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, मार्गदर्शन वो करेंगे पर मेन एक्टिव नहीं रहेंगे वो। अब जो मेन विरोधी बचा है वो बची है आरजेडी, इसमें लालू जी के जो है उनके पुत्र हैं। तो बीजेपी उनको भी फोकस करके जो है अपनी नीति बनाएगी, और इसमें कुछ नहीं कहा सकता कि कौन जो है कैंडिडेट होगा, कहाँ से आएगा, कौन निकल के आएगा। जी अच्छा, हमने जो देखा है कि अगर हम बिहार के इतिहास की भी बात कर ले तो हम देखते हैं कि पार्टियों का परस्पर जो है विलय होता रहा है। ऐसे में संभवतः चांसेस है कि जेडीयू बीजेपी विलय हो जाए, एक हो जाए। देखिए किरण जी, सवाल आपके अच्छे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति से आप ये सवाल पूछ रही हैं। तो ये मुझे जेडीयू के इनसे पूछना चाहिए बिल्कुल। था। चलिए, यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता तो नहीं, आप ही बता दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई सोच नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमारे एनडीए का एलआई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र की तरह एक मुख्य धारा में चढ़ने वाली नदियां हैं, उसके साथ अकाली दल हो, शिवसेना हो, ऐसे बहुत सारे दल मिलते रहते हैं। और शिवसेना हमारा पुराना एलआई रहा है, जेडीयू हमारा पुराना एलआई रहा है, अकाली आज हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ है वो देख लीजिए कहाँ है, और जो हमें छोड़ कर गए वो देख लीजिए कहाँ है पूरे देश में, चाहे किसी भी। किसके लिए संदेश है? जेडीयू के लिए? नहीं, ये ज्यादा नाराज ना हो, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही साथ आए, वरना शिरोमणि अकाली दल देख ही रहे हैं। देखिए 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार की जो स्थिति थी, इससे पहले नीतीश जी 4 बार दूसरे के अलग भी गए, लेकिन नीतीश जी को ये लगा कि इस बिहार का विकास अगर हम कर सकते हैं तो डबल इंजन की सरकार में कर सकते हैं और बीजेपी के साथ रह के कर सकते हैं। और उसी वजह से उन्होंने हमारे साथ दूसरे को छोड़ने के बाद भी पुनः आए। और आज जो नीतीश जी के खिलाफ जो लोग विधानसभा में जो उनको पता नहीं चाचा कह के क्या क्या नहीं कहते थे, वही लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कि नीतीश जी को एग्जिट प्लान जिस तरीके से बीजेपी ने दिया है, लेकिन बीजेपी ने कोई एग्जिट प्लान नहीं दिया है। अगर वो स्वयं अगर इस बात को आज जिस तरीके से बात लोग रख रहे हैं, यही विधानसभा में कहते थे कि ये बदहोश हो गए हैं, ये बीमार हैं, ये क्या है, मतलब तमाम तरह की बातें लोग कहते थे। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष जो सड़कों पे उतरा है, वो उनकी हताशा और उन मानसिकता बता रही है कि आने वाला 2047 तक में बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी की तलाश में है, लेकिन कोई वैकेंसी है नहीं। चलिए, तो देखिए विपक्ष जो हताश है उस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल जिसका जिक्र आपने भी किया, नंबर गेम बहुत मायने रखता है किसी को भी सीएम बनने के लिए। अब तक में जो हम उलटफेर लगातार देखते रहे, तो नीतीश को पता था इनके साथ जाएंगे तो हम सरकार बना लेंगे, एनडीए के साथ हम यानी बीजेपी के साथ आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। अब तो विपक्ष के पास वो ऑप्शन नहीं बचा ना, शायद यही सबसे बड़ी वजह रही। उनको लगा कि अब तो मैं विपक्ष के साथ भी जाऊंगा तो भी सीएम नहीं बन सकता, इससे बेहतर है राज्यसभा सीट को ही मैं यहाँ पर ले लूं। संभवतः ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यह कहते हैं कि विकल्प के तौर पे तलाश रहे थे और नीतीश जी को इस बार बेहतर व्यक्तिगत तौर पे उनका विकल्प बढ़िया है। राज्यसभा की ओर बढ़े, बेटे के लिए एक प्रस्ताव है छोटा सा, उसको विकल्प मजबूरी मान सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास वो नंबर नहीं। देखिए, मजबूरी कब होगी जब आप बड़े स्तर पे बहुत बड़े लोगों का लाभ, एक पूरी पार्टी का हित सोच रहे हो। हाँ। आज वो समय नहीं है। आज जैसे आपने कहा तो मैं कहूंगा ये अघोषित विलय है एक तरह से भारतीय जनता। विलय है, देखिए आप मान नहीं रहे थे आनंद जी। तो ये अघोषित विलय है और मैं समझता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड देखते हैं कितनी मजबूती से अपनी पार्टी, अपने संगठन को खड़ा कौन करेगा। अच्छा, आप स्थिति जाके देखिए, यहाँ पार्टी कार्यालय पे या बिहार की बात करिए, अब उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मेरा तो सवाल बस उन कार्यकर्ताओं के लिए, भाई इनका क्या। आपका दुख जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर से है, और कईयों का दुख तो जनता के लिए है, खास तौर से तेजस्वी यादव का। हमारे साथ दो और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका। और वही संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। देरी से जुड़े हैं, विपक्ष बहुत देरी से जुड़ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर अपनी अपनी बातें सबने रख दी हैं। अब ऐसे में संजय जी मुझे बताइए, इनके तरफ से ये सवाल था कि ये संदेश जो है वो ऑपोजिशन के लिए है कि आप भी स्ट्रांग हो जाइए, स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम तो अपना कुछ भी करने को वहां पर जो है एक बिल्कुल फ्री है। और वही बीजेपी ने किया भी है कि एक तरह से अपने सीएम को लेकर के आ रहे हैं। ये तो विपक्ष मान के चल रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही तो आपकी जोरों पे है। और ये तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करिए कि आप तानाशाह बन चुके हैं। लेकिन विपक्ष कमजोर है इस वजह से नहीं, विपक्ष कमजोर है इसका मतलब, कोई व्यक्ति कमजोर है इसका मतलब नहीं कि आप उस पर ताकत कोई दिखाइएगा। व्यक्ति थोड़ी ना, पार्टी और विपक्ष का तो मजबूती लोकतंत्र में होनी ही चाहिए। नहीं, ये जनता के हाथ में है, वो भी जनता का सम्मान है। विपक्ष यदि 5 भी जीत करके आता है तो जनता के वोट से जीत कर आता है। हाँ। तो उसे कमजोर नहीं कह सकते हैं। आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी का आवाज नहीं दबाना चाहिए। सत्ता से अनुरोध है, जो ये कह रहे हैं कि हम तानाशाह बन चुके हैं, तो स्वीकार करें, ये इनकी अच्छी बात है, जनता इनको जवाब देगी। तानाशाही कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप लोग जो है आवाज दबाने की कोशिश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस तरह का कोई आवाज दबाने का काम नहीं करती। अभी मित्र जिस तरीके से ज्ञान दे रहे थे, इनको बता देना चाहता हूं कि आपके ही कांग्रेस के शासनकाल में, आप ये बता दीजिए कि एनडीए के शासनकाल में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में 52 बार 52 बार राष्ट्रपति शासन लगा और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन आज चूंकि आज मामला जेडीयू और बीजेपी और एनडीए का मामला है, तो किरण जी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो भी प्लान है, ये माननीय नीतीश कुमार जी का स्वयं का प्लान है। अगर एग्जिट प्लान उन्होंने बनाया तो उन्होंने स्वयं प्लान बनाया है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी, चाहे माननीय चिराग पासवान जी हो, चाहे माननीय जीतन राम मांझी जी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो मान लिए जो भी एनडीए के वहां हमारी लाई है, सारे एकजुट है, एकजुट होकर निर्णय करेंगे। ने जो इन्होंने कहा है कि देखिए, पहले संवैधानिक रूप से कांग्रेस के शासन काल में सरकारें बर्खास्त की गई हैं, वो संवैधानिक होता था।
आज आप क्या कर रहे हैं? आज संवैधानिक नहीं है। मैं बता दो उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को आप गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। गोवा में 13 विधायक आपके जीतते हैं, 18 विधायक कांग्रेस के जीतते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि आप तानाशाही, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, कांग्रेस उसमें विफल है। क्या नहीं, लोकतंत्र इसका परमिशन नहीं देता है। नहीं, अगर स्ट्रैटेजी है, आप लोकतांत्रिक तरीके से ही तो आप जीत करके सरकार बनाते होंगे ना। इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये किरण जी इनसे ये पूछिए कि संवैधानिक देश में संविधान के हिसाब से राज चलेगा, सरकारें चलेंगी ना, कि असंवैधानिक तरीके से? अगर गोवा में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो वो संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी? वो तो संवैधानिक सरकार थी ना। तो असंवैधानिक तौर पे आप कहाँ सरकार बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, सही कह रहे हैं। आज के दौर में जिस तरह के सवाल होंगे, जवाब तो वही मिलेगा। अच्छा, आप जबरदस्ती करेंगे, चलती हुई सरकार को गिराएंगे। मध्य प्रदेश में क्या कारण था, जरा बताएंगे? क्या विपक्ष आके कह रहा था कि मैं कमजोर हो गया हूं, नरेंद्र मोदी जी मेरी सरकार गिरा दो? षड्यंत्रकारी सरकार है ये, और सिर्फ ये सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता को बांटेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। वैसे ईडी और सीबीआई को दिखा करके विपक्ष के नेताओं को दबाएंगे, डराएंगे, उसे अपने आप में शामिल कराएंगे, पहले आरोप लगाएंगे, श्वेत पत्र लाएंगे, चोर चोर चिल्लाएंगे, डाकू डाकू चिल्लाएंगे, और उसके बाद में अपने भाजपा में ले लेंगे और उसे उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, और फिर बोलेंगे ये पाक साफ है। वॉशिंग मशीन। किरण जी इनसे पूछिए, ये जिस समय की बात कर 19-20 की बात करें, उसके बाद उसी मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव होता है, और वहां की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद देती है, अगर इनको इतना ही अगर ये होता तो जनता के आशीर्वाद पर भी विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में जनता जो वोट दी रही उस पर तो विश्वास करिए। चलिए, तो हम आएंगे इस पे भी जवाब। हाँ, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 14-15 की भी बात कर रहा हूँ। आप 15 में 15 आप तो हमेशा की बात करिए, हम तो लगातार वहाँ सरकार बना रहे हैं ना, वहाँ के जनता के आशीर्वाद से बना रहे हैं ना, तो वहाँ की जनता को तो ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी काम करिए, तभी हमें वोट दे रही है। हाँ। वो जनता का आशीर्वाद है या चुनाव आयोग का, ये तो देखना होगा, और जनता भी देख रही है कि आशीर्वाद। चुनाव आयोग था तो झारखंड में भी बना लेते सरकार। अतुल जी, मुझे ये बताएगा, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, क्या उनके पास में विकल्प कम पड़ गए थे? क्योंकि पहले तो विकल्प था, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी आप कूद करके 10वीं बार जो है शपथ ले चुके सीएम की, लेकिन अब आपके पास विकल्प नहीं है और राज्यसभा लगा के बेहतर है हम वहीं चले जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के पास में तो नंबर्स ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी क्षेत्रीय नेतृत्व बनाम राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, और क्षेत्रीय नेतृत्व जब मजबूत होता है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व की अनदेखी करता है, और जब राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो वो क्षेत्रीय की अनदेखी करता है। मैं इसमें 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बहुत बम्पर वोटों से जीत कर आई, लेकिन उन्होंने उनको वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में बहुत बहुमत के साथ जीते, लेकिन उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। वो तो पहले ही कर दिया ना, चुनाव से पहले। उस चुनाव से पहले कर दिया ना, जीत कर तो आए थे मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पे ना। नहीं, वो तो नायब सिंह सैनी के नाम पे। लोग, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अच्छा, मतलब उनके 4.5 साल का कार्यकाल, उसका जिक्र कर उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आसाम में जीत कर आए थे ये लोग, केंद्रीय मंत्री जी का भी मैं नाम बोल रहा हूँ, सोनेवाल जी के नाम पर, तो वहाँ हिम्मत। तो देखिए, जब भी लगता है केंद्रीय नेतृत्व को कि क्षेत्रीय नेतृत्व उसके लिए चुनौती पैदा करने जा रहा है, तो ये इन प्रकार वो क्षेत्रीय नेतृत्व को नस्तो नाबूद करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं हम नीतीश जी की। नहीं, तो ऐसे में क्या बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी? क्षेत्रीय नेतृत्व तो महत्वपूर्ण है ना, जरूरी है। देखिए, आपको अगर लग रहा होगा जो वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, या जो पार्टी के छोटे या मझले कद के कार्यकर्ता वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूत कौन होगा, कमजोर कौन होगा, ये तो भविष्य की बात होगी। बात यह है कि मैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो लोग पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ते आए, जीवन के अंतिम चरण में वो भी परिवारवाद का स्वीकार हो गए। नीतीश जी की बात करते हैं। इसके बहुत बड़े उदाहरण अटल जी हैं। उनसे जब कहा गया कि आपकी बेटी को लड़ाया जाए, तो उन्होंने कहा जो इंदिरा जी या जवाहर जी ने किया, क्या मैं भी वही करूंगा? तो पार्टी विद द डिफरेंस, आजकल कुछ डिफरेंस छोड़ नहीं। चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा आनंद जी, लेकिन इसका भी दे दीजिए, क्या राज्यसभा जाने के पीछे की बात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी की एक इच्छा होती है, तो हो सकता है नीतीश जी की इच्छा है। देखिए, इच्छाएं तो कई बार चाह कर होती है, कुछ कई बार मुस्कुरा करके बोल रहे हैं, कहाँ तंज और कहाँ इशारा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। आनंद जी, इसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ मृगेंद्र जी और आपके पास। देखिए किरण जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है
जिसका कि ये भी पता नहीं है, जब विकसित भारत की बात हम 2047 की करते हैं, 2047 में पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये आज कोई नहीं जानता है। लेकिन कांग्रेस में ये जानता है कि 2047 में भी अध्यक्ष कौन होगा, या तो कांग्रेस के किचन कैबिनेट का आदमी होगा या नकली गांधी परिवार का कोई फैमिली का आदमी होगा। तो बिहार की जो स्थिति है, अभी बड़े भाई जिस तरीके से कह रहे हैं, तो बिहार में आप जिन बातों की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से चलती है, संविधान के तहत चलती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश में अगर कोई पार्टी इस तरह की है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। मुझे लग रहा है मृगेंद्र जी, इसका जवाब आप भी दीजिएगा, जो इन्होंने शिवराज सिंह का और बाकी अन्य जो है कि जबरदस्त जीत के आए उनके नाम पे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक स्ट्रैटेजी के तहत भी देख सकते हैं, या वाकई ये है कि क्षेत्रीय नेतृत्व को जो है वो कमजोर करने की कोशिश होती है केंद्रीय नेतृत्व की इन तरफ? सबका भी इन्होंने उदाहरण दिया है ना, हाँ। वो सारे बीजेपी के ही वर्कर हैं, वो किसी और पार्टी के नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी के। ये नंबर एक। नंबर दो बात क्या है कि भी उनको सेंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको मतलब बाहर थोड़ी फेंक दिया गया है। सेंटर में उनको लगा कि बहुत अच्छी जगह उनके लिए है जहाँ पे वो बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको शिवराज सिंह चौहान जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने है ना, वहाँ पे वो गए हैं। लेकिन एक प्रदेश का मुखिया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बहुत अंतर हुआ। वहाँ पर अब जो पार्टी जो कही वही करना पड़ेगा ना, कार्यकर्ता तो पार्टी की है ना वो। हाँ। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टी को दबाने की जो कोशिश की रही है, आप देखिए बीजेपी की सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, वो जेडीयू के बिना नहीं चल सकती। 240 तो सीट है बीजेपी के पास, 17 जो है जेडीयू की है, और भी जो अलायंस है 293 तभी बना हुआ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि उनको एग्जिट प्लान दिखाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। नीतीश जी क्या सोच रहे हैं कि उनको बीजेपी से खतरा नहीं है, उनको खतरा है राजनीति से। तो किसी भी कीमत पर वो उनके साथ या किसी और के साथ वो कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। वो केवल और केवल बीजेपी के साथ अपना जो है जाना चाहते हैं। किरण जी, हमें दोनों पार्टियों के जो वोटर्स हैं उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कोर हिंदू वोटर्स हैं, और जदयू की बात अगर हम करते हैं तो नीतीश जी को मतलब गैर हिंदू वोट भी मिलते हैं, और वो उनके वोटर्स भी हैं। आप पाएंगे कि जो उनके वोटर्स, नहीं डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है, आप अगर पैटर्न उठा के देखोगे कि जब जब आप अलग हुए हैं तो क्या तो वो सारी चीजें रही हैं। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये पार्टी हाईजैक है, ये पार्टी हाईजैक, ये पार्टी हाईजैक है, ये पार्टी हाईजैक कर रहा है। जी जवाब दीजिएगा। देखिए, और आप अग्री नहीं कर रहे थे बात से। ऐसा है, इन्होंने बोला कि बीजेपी की जो कोर हिंदू वोटर्स हैं, हाँ। आप भी जानती हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट डाली है। दूसरा, बीजेपी जो है कोर हिंदू किसको बोलते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि दलित हिंदू में नहीं आते हैं, इनकी ये भी कहने की बात है। पर बीजेपी जो है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे काम करती है। बीजेपी का देखा जाए ऐसी पार्टी है जो जातिवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात कहते हैं, पूरी बात करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट, इन्होंने कहा कि बीजेपी गैर जातिवादी पार्टी है। मैं जरा इनको पीछे, मेरे भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, यूजीसी रोल पे बात करना चाहता हूँ कि ये वही पार्टी है जिसने 1 महीने पहले यूजीसी लेकर आया, जिसकी कहीं जनता के द्वारा डिमांड नहीं थी। 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, 80 बात सब्सटेंशिएट हो रही है ना। नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा कोर हिंदू का मतलब क्या है बॉस, कि भी दलितों के खिलाफ हो। अरे भाई, आप समझिए ना। आपने डिफाइन किया नहीं, नहीं, आप बताइए, आप समझिए आपने ना। किसके लिए नियम लेकर आए? आपने क्या किया? 80% देखिए, जनता को एक साथ किया। और सुनिए, इससे बुरा इस देश में कभी नहीं हुआ। ऐसा है, डिफाइन किया गया कि ये तीन जातियां हमेशा शोषण ही करेंगी। नहीं, तो मैं ऐसा- इनको बताना चाहता हूँ, नहीं, ये वही 3 जातियां हैं। जब भारत में भूदान आंदोलन चला तो ये इन्हीं 3 जातियों ने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भूदान है। आंदोलन किया। बीजेपी के जो फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने इनको स्थापना करी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी जाति से आते हैं। बात वो नहीं है, बात को समझिए आप कि कोई कानून बनता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, ठीक है, हम कोर्ट भी जाते हैं, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। परंतु एक सेक्शन को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन के खिलाफ कोई मान लो गलती हमसे हो गई है, तो हम उसको सुधार सकते हैं, इसमें क्या हो गया। अच्छा, ये सुधार के तहत तो कदम नहीं है आनंद जी। नहीं, देखिए अभी यूजीसी के मामला पे जैसे बड़े भाई कह रहे हैं, ये यूजीसी का मामला 2000 मैं ना एक दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ, यूजीसी पे नाराजगी और दूसरा ये मुख्यमंत्री का यहाँ पर बदलाव होना और नए मुख्यमंत्री का चयन होना। क्या यूजीसी में जो डेंट लगा उसके कवर अप के लिए नहीं है? नहीं, देखिए चूंकि यूजीसी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 2013 में यूपीए की सरकार उसको लेकर आई थी, तो उस पे अभी चूंकि न्यायालय में मामला है, उस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। पार्टी लाइन उसमें क्लियर है कि न्यायालय में मामला चल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि जेडीयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में। साहब, नीतीश कुमार जी ने 20 साल उस प्रदेश में काम किया, उस प्रदेश को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और जिस तरीके से विकास बिहार में दिन के सूरज के उजालों में गोली की गड़गड़ाहट पूरे बिहार की जनता सुनती थी। ना स्वास्थ्य था, ना सड़क था, ना बिजली था, तमाम असुविधाएं थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को मुख्यधारा में, बीमारू राज से मुख्यधारा में लाने का काम किया है। तो नीति हटा कौन रहा है? जिसने बिहार के चेहरे को बदला, बिहारियों के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को क्यों दबाव में ले रहे हैं आप?
आप क्यों बिहार को खत्म करना आप क्यों कह रहे हैं नहीं, दबाव? कोई दबाव नहीं है किरण जी। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं अपनी पटकथा लिखते हैं, स्वयं विकास पुरुष ऐसे नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने यह दिखाया है बिहार की जनता के साथ साथ देश के लोगों को कि बिहार का विकास करके मैं विकसित व्यक्ति कैसे हूँ। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, दो तरह की बातें आई अभी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि नकली गांधी परिवार से ही कोई ना कोई कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाते आप स्वीकारेंगे कि आरएसएस के बगैर आप अध्यक्ष बनाएंगे? मेरे पास एक फहरिस्त है पूरे नामों की, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर, और 10 ऐसे अध्यक्ष हम आपके बता सकते हैं जो आरएसएस से हैं। आरोप लगाना आसान है। गांधी एक सोच है। गांधी परिवार कहकर इनडायरेक्टली नहीं, नकली गांधी परिवार कह करके भारतीय जनता पार्टी जो गांधी को गाली देने का काम कर रही है, इसको रोकना चाहिए। इन्हें गांधी को कोसना बंद करना चाहिए। गांधी एक सोच है। पूरी भारतीय जनता पार्टी गांधी नहीं बन सकता कभी भी, और इस देश में कोई दूसरा गांधी नहीं हो सकता। आरएसएस की ये बात कर रहे हैं, आरएसएस एक परिवार की संस्था नहीं है। आप पूर्णकालिक बन जाइए, परिवार छोड़ के करिएगा, कार्यकर्ता बनिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं। किसने रोका है आपको? पूरे भारत की संस्था है वो, कोई भी जा सकता है, कोई भी काम करके दिखा सकता है, कोई भी नेता बन सकता है। एक परिवार की संस्था नहीं है आरएसएस। नहीं, जब भी अब कितने समय के बाद है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से हैं क्या? ऐसे बहुत सारे फेहरिस्त हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किरण जी, गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है इस देश का, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन महात्मा गांधी का विचार, ये नकली गैंडी, वो उनका विचार नहीं है। ये इनका तो पता नहीं लोग कैसे गांधी कहते हैं, उनका गैंडी है। लेकिन ठीक है, हम सम्मान से कह देते हैं गांधी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।